आज का मेरा एपिसोड जो है, इस एपिसोड में इतिहास गवाह है पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे दोस्तों, जैसा कि इतिहास गवाह है, इस एपिसोड में आज मैं ऐसे मंजिल और ऐसे इमारत की बात करने जा रहा हूं जो मुंबई यानी बॉम्बे, आज का जो मुंबई है जिसे बॉम्बे कहा जाता था, तो मुंबई के बीचों बीच हमारा देश का दुश्मन का एक बंगला है। और मैं उसी देश के दुश्मन की बात कर रहा हूँ जिसे अली जिन्ना कहा जाता था, जिन्होंने भारत को बंटवारा का जो एक ऐतिहासिक जो कदम होता है उन्होंने उठाया था। तो मुंबई के बीचों बीच दुश्मन का एक बंगला है जो 2600 करोड़ की है, आज के डेट में उसकी कीमत लगाई जा रही है। और यहीं से रचा गया था भारत के बंटवारे के इतिहास, या यहीं से रचा गया था भारत को बंटवारा करने का जो षड्यंत्र था। यह साजिश जो थी, यह साजिश यहीं से शुरुआत की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो आज हम बात कर लेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो हाउस है, जिसे जिन्ना हाउस भी कहा जाता है, यह मालाबार हिल के शुमार जो है, आपका साउथ मुंबई देखेंगे तो साउथ मुंबई के सबसे पॉश और महंगा जो इलाका होता है वो मालाबार हिल माना जाता है। और यहाँ पर जिंदल रुइया और गोदरेज सरीखे उद्योगपतियों जैसे परिवार यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसी मालाबार हिल में एक बंगला ऐसा भी है जहाँ आज से 79 साल, 79 ईयर्स, याद रखेंगे, आज से 79 साल पहले भारत की बंटवारे का षड्यंत्र जो थी, साजिश जो थी, यहीं पर रची गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इतिहास गवाह है, भारत के दुश्मन और दुश्मन के द्वारा भारत की बंटवारा की साजिश जहां पर रची गई थी, उस आज बिल्डिंग की बात करेंगे। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे हम लोग जिन्ना बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस बंगले का मालिक कोई और नहीं था बल्कि पाकिस्तान के जो निर्माता या संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था, वही इसके मालिक थे। और यह बंगला जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है, मशहूर है। लेकिन इसका पूरा नाम जो यदि देखेंगे, इसका मूल नाम और पुराना नाम जो है, ये साउथ कोर्ट नाम से जाना जाता था। जिन्ना हाउस का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना 1936 में तब कराया था जब इन्होंने इंग्लैंड से भारत लौट के आए थे और इन्होंने मुस्लिम लीग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जिसने बाद में पाकिस्तान के रूप में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग भी किया था। जिन्ना हाउस की जो वास्तुकला यूरोपीय शैली की थी और जिसे क्लाउड बैटले ने इसको डिजाइन किया था, ध्यान देंगे, क्लाउड बैटले ने इसे डिजाइन किया था, जो भारतीय वास्तुकार संस्थान के पूर्व एक प्रमुख भी रह चुका था। जिन्ना हाउस के निर्माण के लिए विशेष रूप से इटली से प्रशिक्षित राजमिस्त्री भारत को बुलाए गए थे और इस तरह से जिन्ना हाउस का निर्माण किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अब आप देखेंगे कि इस पे 2 लाख रुपए बनाने में खर्च आई थी उस समय बंगला पर। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए भारी भरकम लागत से बनवाया था। और 1936 में यह रकम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस जमाने में। भाई, उस जमाने में 1 रुपया का अपनी बड़ी वैल्यू होती थी। तो लागत के पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो इसको समझने के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, उसमें 1 रुपया बराबर 1 अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। और एक भास्कर की हमें जो रिपोर्ट मिला उसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि मौजूदा समय में इस बंगले की कीमत लगभग 2600 करोड़ रुपये मानी जा रही है। यह बंगला लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और ये बंगला समुद्र के सामने है। जिन्ना के हाउस के निर्माण में बेहतरीन इटली के संगमरमर और अखरोट जैसी लकड़ी का इसमें इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन यह बंगला 4 दशकों से ज़्यादा से कहीं न कहीं वीरान है, आज सुनसान की स्थिति में पाई जा रही है। एक्चुअली इस बंगले की यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के कसैले अध्याय के केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि भारत की अगेंस्ट रणनीतियां और भारत के अगेंस्ट जो षड्यंत्र थी जिन्ना के द्वारा, यहीं से शुरू की, इसलिए भारत के लिए कसैले व कड़वी सच के रूप में देखेंगे। तो जिन्ना हाउस, जिसे हम पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के आंदोलन का एक केंद्र माना गया था, इसके नेता इस बात पर भी चर्चा करते थे कि कांग्रेस से कैसे निपटा जाए और अंग्रेजों को कैसे समझाया जाए कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। यह जिन्ना हाउस ही था जहां महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच सितंबर 1944 में भी बातचीत हुई थी। और अक्सर भारत के विभाजन पर निर्णायक जो वार्ता हुआ करता था इसी बिल्डिंग में होते थे। तो विभाजन और स्वतंत्रता का ठीक 1 वर्ष पहले यानी 15 अगस्त 1946 को देखिएगा तो जिन्ना ने कांग्रेस के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ पाकिस्तान के निर्माण के बारे में उन्होंने एक और दौर की बातचीत की थी। तो विभाजन के बाद जिन्ना पाकिस्तान जब चला गया, लेकिन उन्होंने अपनी जो अंतिम दिन मुंबई के जिन्ना हाउस में बिताने की जो इच्छा व्यक्त भी की थी, तो वो उसका एक कह सकते हैं आंतरिक हार्दिक इच्छा भी थी। अब होता है कि जब भारत का हमारा विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के बाद आखिर बंगला जो थी, बंगला को क्या हुई, तो आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जिन्ना हाउस को शत्रु संपत्ति
घोषित नहीं करना चाहते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि नेहरू जो थे जिन्ना हाउस जो था उसे मोहम्मद अली जिन्ना को लौटाना भी चाहते थे, या जिन्ना के सहमति से किसी यूरोपियों को ये किराए पर भी देना चाहते थे। लेकिन 1 साल के बाद 1948 में जिन्ना को अचानक जैसे ही मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के कारण नेहरू जिन्ना हाउस पर आखिरी फैसला नहीं ले सकते थे। अंततः 1949 में देखिएगा तो जिन्ना हाउस को इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया और भारत सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। इसे ब्रिटिश उच्चायोग यानी हाई कमिश्नर जिसको आप कहते हैं उसको आवंटित किया गया था। लेकिन 1981 तक जिन्ना हाउस को काम करता था, 1981 तक ये कार्य करता था। उसके बाद वहाँ से चले गए, जब जो ब्रिटिश कमिश्नर जो थे चले गए हाई कमिश्नर, तो ब्रिटिश उच्चायोग को यहाँ से चले जाने के बाद अब पाकिस्तान ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया कि उसे जिन्ना हाउस जो है अपने वाणिज्य दूतावास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि ये ऐसा संभव देश में नहीं हो सका, पाकिस्तान इसको मांग करते आया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जिन्ना हाउस पर मुकदमा भी आपको पता होनी चाहिए चला था। जिन्ना हाउस के निर्माण के 3 वर्ष बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो था उन्होंने अपनी ये वसीयत लिखी थी, और जिसमें उन्होंने अपनी अविवाहित बहन जिसका नाम था फातिमा जिन्ना को इस विशाल बंगले सहित अपनी संपत्ति का उन्होंने एकमात्र उत्तराधिकारी भी बनाया था। अली जिन्ना ने विभाजन के समय फातिमा जिन्ना जो थी पाकिस्तान चली गई थी। 1962 में फातिमा जो थी उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और यह शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के कानून बनने से पहले की बात है, कोई नया बात नहीं है। उसके बाद जिन्ना की एकमात्र बेटी जिसका नाम था दीना वाडिया, उन्होंने एक भारतीय से भी विवाह कर लेती है और भारत में बस गई और भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने लगी। ठीक है, तो दीना वाडिया 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया कि जिन्ना की इकलौती संतान होने के नाते उनकी संपत्ति का वारिस घोषित किया जाए। तो दीना वाडिया जो थी उन्होंने यह पक्ष में भी रखा कि संपत्ति के मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होता है, क्योंकि सिर्फ 2 पीढ़ी पहले जिन्ना हिंदू थे। जिन्ना की माँ का नाम मीठूबाई था और उनकी पत्नी का जो नाम था वो रतनबाई था। जिन्ना खोजा सिया मुसलमान थे, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। जिन्ना खोजा सिया मुसलमान थे और दीना के निधन के बाद उनके बेटी जो नुस्ली वाडिया जो थी उन्होंने मुकदमा लड़ती है। नुस्ली अब एक अरबपति व्यवसायी और वाडिया समूह के अध्यक्ष भी है, जो FMCG जो कपड़ा और रियल एस्टेट उद्योग में शामिल है। तो यह भी अब दावा ठोक रही है कि हमें वसीयत मिल जाना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि अभी तक तो मिला नहीं, तो अब कौन इस जिन्ना हाउस का मालिक है या कौन होगा? तो एक्चुअली विदेश मंत्रालय ने जो स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जिन्ना हाउस सहित जिन्ना की संपत्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दीना वाडिया के दावे को एक्चुअली खारिज कर दी गई है। और विदेश मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये भी बताया है कि मोहम्मद अली जिन्ना का 1939 की जो वसीयत परिवार में विरासत के मुद्दे को सुलझाती थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहता है कि जिन्ना हाउस की फातिमा जिन्ना थी, है ना, जिन्ना हाउस फातिमा जिन्ना का था, लेकिन जब फातिमा जिन्ना पाकिस्तान चली गई तो जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति के संरक्षक के नियंत्रण में आ गया, जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है या भारत सरकार के अधीन है। एक्चुअली शत्रु संपत्ति के अधिकारों पर अस्पष्टता 2005 तक जारी रही थी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शत्रु संपत्ति जो होता है उसका संरक्षक केवल एक ट्रस्टी ही हो सकता है जो शत्रु संपत्ति के मालिक है। 2016 में आप देखिएगा यह बदल जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी एक अध्यादेश लेकर के आई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 4 और अध्यादेश लाती है, और पहले 4 अध्यादेश समाप्त हो गए, जबकि आखिरी जो अध्यादेश था वो शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम 1968 द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसे संसद ने भी पारित किया, और संशोधित कानून केंद्र को शत्रु संपत्ति का मालिक बनाता है। तो अब जिन्ना हाउस केंद्र सरकार की मुख्य रूप से संपत्ति हो चुकी है, अब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, अब किसी को बांटा नहीं जाएगा। तो ये था भारत में जिन्ना हाउस की इतिहास, जिन्होंने भारत की बंटवारा और भारत के कह सकते हैं कि बंटवारे की जो साजिश थी, साजिश रचने वाला ये हाउस है जो आज भी भारत में है। और इस पर बहुत बार अली जिन्ना के कुछ लोग या उनके कह सकते हैं उत्तराधिकारी होने के दावा अक्सर करते रहे, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में आ चुका है।